हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं या कहें सीधे सीधे आपके पेपर में छप सकते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। हाँ, वीडियो के अंदर में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष साहित्य का पुरस्कार मिला। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का, वो जाएगा ऑप्शन बी 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार उन्हें गीतांजलि नामक काव्य संग्रह के लिए मिला, जो अंग्रेजी में भी अनुवादित हुआ था। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई वह 1901 से हुई। कब से हुई? तो 1901 में हुई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसकी वसीयत से हुई है? तो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से हुई है। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश रासायनिक और डायनामाइट के आविष्कारक थे। नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपसे पूछ सकता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है 1969 में शुरू किया गया। यह स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा प्रायोजित होता है। बाकी नोबेल शांति पुरस्कार जो है नॉर्वे की संसद द्वारा ओस्लो में दिया जाता है। अन्य सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन में स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। पहला नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर थे, भारतीय, जिन्हें 1913 में साहित्य के लिए मिला। पहला भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता जो रही हैं वो मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में शांति के लिए मिला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो है मलाला यूसुफजई हैं, जिन्हें 17 वर्ष की उम्र में शांति के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है, ये आपसे पूछता है, तो वह भी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। चिकित्सा में पहला नोबेल प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना है 1968 में। और भारत में शांति के लिए नोबेल प्राप्त करने वाले लोग कौन से हैं? तो मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी हैं। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो यह सब पॉइंट ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनसे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, आईएनएस विक्रांत का निर्माण कहाँ हुआ था। आईएनएस विक्रांत 2022 का निर्माण कहाँ हुआ था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, कोची में हुआ था। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत है। इसका नाम कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। इसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2 सितंबर 2022 को नौसेना को समर्पित किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। भाखड़ा नागल परियोजना जो है वह किस नदी पर निर्मित है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलुज नदी पर निर्मित है भाखड़ा नागल परियोजना। यह भारत की सबसे ऊंची बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है। भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण है। चलिए बांधों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं आपको। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछ लेता है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर। सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो कल्लानई बांध, जो कि तमिलनाडु में, जिसे ग्रैंड एनीकट भी कहते हैं। सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सा? भाखड़ा नागल परियोजना हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। टिहरी बांध किस नदी पर? तो भगीरथी नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। यह सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब घोषित किया गया। अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब घोषित किया गया, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष 4 सिंह को राष्ट्रीय प्रतीक चुना गया। इसका आधार पर धर्मचक्र, बैल और हाथी की आकृतियां भी हैं इसके आधार पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, खैबर दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। खैबर दर्रा जो है किन 2 देशों को जोड़ता है, ये आपसे पूछा है। चलिए अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। खैबर दर्रा एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग है जो पेशावर पाकिस्तान को जलालाबाद, जो कि अफगानिस्तान में है, जोड़ता है। यह कई आक्रमणों का मार्ग भी रहा है। चलिए भारत के प्रमुख दर्रों की बात करते हैं। तो नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। सिपकीला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत चीन के बीच की में स्थित है। जोजिला दर्रा की बात करें जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। बोमडीला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बनिहाल दर्रा जो जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है। और खारदुंगला दर्रा जो है लेह से सियाचिन बेस कैंप तक रास्ता दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर रेबल पास में है। दिफू दर्रा की बात करें तो असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। लिपू लेक दर्रा की बात करें तो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग है इस पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे ये आपसे पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहदर्थ तो जो थे वह मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। बृहदर्थ मौर्य वंश के अंतिम राजा थे जिन्हें उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की। यह घटना लगभग 185 ईसा पूर्व की मानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी ये आपसे पूछा है, चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम्पी में थी। हम्पी जो कि कर्नाटक में है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसे हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में स्थापित किया था। यह स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। भारतीय संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है ये आपसे पूछा है, चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 में किसी वर्ग को अपनी संस्कृत लिपि या भाषा सुरक्षित रखने का अधिकार है, और अनुच्छेद 30 में जो है अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा है। तो यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय स्थित है वह चलिए राइट आंसर बता दीजिए, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नैरोबी में है। यूएनईपी की स्थापना 1972 में की गई थी। कब की गई थी, तो 1972 में की गई थी इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में है। यह एक संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र एजेंसी है जिसका मुख्यालय अफ्रीका में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसे शॉर्टकट में ASI बोलते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1861 में। इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसका उद्देश्य भारत के ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों की खोज, संरक्षण और रखरखाव है। यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA किस वर्ष लागू हुआ था ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2013 में। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस भी प्रश्न को। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का उद्देश्य गरीबों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराना है। यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को कवर करता है। प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 खदान का प्रावधान है इसमें। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया। भारतीय चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। यह भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराता है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त होते हैं। या लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराते हैं। तो भारतीय चुनाव आयोग जो है उसका संबंध अनुच्छेद 324 से। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर चलिए बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आजीवन उपलब्धि के लिए। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित खेल सम्मान। यह पुरस्कार खिलाड़ियों को खेलों में आजीवन उपलब्धि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 2002 से हुई थी। यह खिलाड़ी के संपूर्ण कैरियर में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन जो है किस राज्य में शुरू हुआ था ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर चलिए बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। यह आंदोलन 1973 में चामोली जिले के रैणी गांव में शुरू हुआ था। इसमें महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो पूछ लेता कि चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में योजना आयोग को किसके स्थान पर बदल दिया गया। भारत में योजना आयोग को किसके स्थान पर बदल दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नीति आयोग के। योजना आयोग जिसकी स्थापना हुई थी 1950 में।
इसको जो पहले अध्यक्ष थे या पदेन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा थे। और बात यहाँ हो रही नीति आयोग की, तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बनाया गया। या नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी पर जोर देता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ओजोन परत किस गैस के कारण नष्ट होती है। ओजोन परत जो है वह किस गैस के कारण नष्ट होती है आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CFC, जिसे बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। गैसें रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन आदि में उपयोग होती हैं। ये ओजोन परत को तोड़ती हैं, जिसमें यूवी किरणें सीधे पृथ्वी तक पहुंचती हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में बनाया गया के तहत इन पर रोक लगाई गई। चलिए ओजोन से कुछ प्रमुख बताते हैं आपको। तो ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र जो है O3 है। ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई 1987 से। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है यह भी पूछ लेता है, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में सबसे पहला रेल इंजन किसने चलाया था। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, सभी लोग को इसका रिप्लाई देना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट मैटलैंड ने। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट मैटलैंड। रॉबर्ट मैटलैंड भारत में सबसे पहले रेल इंजन चलाया था। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल चली थी। इसे रॉबर्ट मैटलैंड द्वारा संचालित किया गया। इसमें 3 इंजन थे, साहिब, सिंध और सुल्तान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग बोलते हैं, की नियुक्ति कौन करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करते हैं। कैग की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत होती है। भारत के सार्वजनिक खातों की ऑडिट करता है। कैग को भारत के संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। वर्तमान समय में जो कैग है हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो संजय मूर्ति हैं। ये 15वें नंबर के हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर चलिए बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह भारत के राजकीयकरण में के शिल्पीकार थे। इसे पहली बार 2014 में मनाया गया। तो बात क्या हो रही है अक्टूबर माह की। चलिए अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवसों को देख लेते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी इसे कहते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती मनाई जाती है। इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु शुरू किया गया। इसमें आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति भी प्रमुख नवाचार थी। अब इसे NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत समाहित किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1914 में। इसका उद्देश्य भारत में वैज्ञानिक शोध और नवाचार को बढ़ावा देना है। या हर वर्ष आयोजित होती है। इसमें देश विदेश के वैज्ञानिक और शोधकर्ता भाग लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में निहित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में निहित है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए, देखते हैं आपका राइट आंसर होता है कि नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 राज्य को निर्देश देता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखा जाए। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किसके द्वारा प्रेरित है। भारत में संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किसके द्वारा प्रेरित है यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा।
भारत का संविधान कनाडाई संघीय प्रणाली से प्रेरित है। इसमें एक मजबूत केंद्र और कमजोर राज्य की व्यवस्था है। संघ एवं राज्य दोनों के लिए अलग अलग सूचियां हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में किस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार की व्यवस्था नहीं थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। बाकी संघीय न्यायालय, दैत्य शासन, प्रांतीय स्वायत्तता या सब प्रकार की व्यवस्था थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में मौलिक अधिकार का कोई उल्लेख नहीं था। यह प्रावधान भारत के संविधान भाग 3 में जोड़ा गया। अधिनियम ने संघीय ढांचा, दैत्य शासन और स्वायत्तता की दी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न पूछा है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। गोलमेज सम्मेलन जो होते थे वह कहाँ आयोजित हुआ था, जिसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लंदन में आयोजित होता था। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो कि हुआ 1930 में, 1931 में और 1932 में लंदन में हुए थे। ये ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के बीच संविधान सुधार पर चर्चा के लिए था। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। बाकी जो हमारे वो भीमराव अंबेडकर साहब थी, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी जो है मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। लेटेराइट मिट्टी उस कटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र में बनती है। यहाँ लोहा और एल्युमिनियम ऑक्साइड के समृद्ध होते हैं। इसका उपयोग ईंट और भवन निर्माण में भी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत रत्न सम्मान की शुरुआत कब हुई। भारत रत्न सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1954 में। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा आदि क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। पहले प्राप्तकर्ता थे सी राजगोपालाचारी, राधाकृष्णन, सी.बी. रमण, ये इसके पहले प्राप्तकर्ता थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय स्थित है वह जिनेवा में स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO का गठन जो हुआ था 1995 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1995 से गठन हुआ था। किसके थ्रू, तो गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड के स्थान पर हुआ। इसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार को सुगम और निष्पक्ष बनाना है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1964 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में की गई थी। यह एक स्वतंत्र सतर्कता निकाय जो भ्रष्टाचार की निगरानी करता है। इसे 2003 में वैधानिक दर्जा मिला। वर्तमान समय में जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। आज का अंतिम प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत भारत और किस देश के बीच सहमति से तय हुए थे। पंचशील सिद्धांत जो था भारत और किस देश के बीच सहमति से तय हुए थे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। पंचशील सिद्धांतों को 1954 में भारत और चीन के बीच समझौते में शामिल किया गया। इसमें 5 सिद्धांत हैं। एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, आपसी गैर आक्रमण, गैर हस्तक्षेप, समानता और शांतिपूर्ण सहिष्णुता, या इसके 5 जो थे वो सिद्धांत, इसलिए इसे पंचशील सिद्धांत कहते हैं। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है।